हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ए क्लासेस बाय मनीष सर। कक्षा 9 की परीक्षाएं हो चुकी हैं और ना केवल परीक्षाएं हो गई हैं बल्कि उनका रिजल्ट भी आ गया है और अब आप लोग आ चुके हैं कक्षा 10 में। कक्षा 10 में आ गए हैं और नया सत्र शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। इसका मतलब यह है कि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि क्या मनीष सर, अब भी तो हमारी परीक्षा समाप्त हुई और आप फिर से पढ़ने की बात करने लगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बता दूं कि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मस्ती छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी छुट्टियों का, अपने वैकेशन का एंजॉय ना करो। बिल्कुल करो, लेकिन इसके साथ में अपनी पढ़ाई को अपनी जीवन का, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। और जब आप ऐसा करने लगोगे, उस तरीके से सोचने लगोगे, तो पढ़ाई आसान ही नहीं होगी, बल्कि ये पढ़ाई आपको, जब आप पढ़ाई ख़त्म करेंगे तब बहुत कुछ देकर भी जाएगी। आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, विराट कोहली को देखा है आपने? कितनी मस्ती करता है मैदान में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, हमेशा मस्ती मूड में दिखाई देता है वो। लेकिन वह क्रिकेट के मैदान में कभी फेल होता दिखता है क्या? हमेशा जब ज़रूरत होती है टीम को, वह बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है। तो क्या वह मस्ती करते करते ये सारी चीज़ें कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए वो नेट पे प्रैक्टिस करता है, जो आपको दिखाई नहीं देती। इन चीज़ों को कभी टीवी के सामने इतना नहीं दिखाया जाता कि विराट कोहली दिन रात कितना पसीना बहा रहा है। एक बार जिस गेंद पर वो बोल्ड हो जाता है, दोबारा उस गेंद पर बोल्ड ना हो पाए, उसके लिए वो नेट के ऊपर दिन रात प्रैक्टिस करता है। बस मेरा कहना आप लोगों के लिए यही है कि खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, लेकिन नेट प्रैक्टिस बंद मत करो। चूँकि अगर आपने प्रैक्टिस बंद कर दी तो पढ़ाई आपका साथ छोड़ जाएगी। और पढ़ना तो हमको सारी ज़िंदगी है। यदि हमें अपनी ज़िंदगी को बनाना है तो पढ़ना है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कुछ सीखना है। सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें क्या, और समझना इसलिए ज़रूरी कि हमको हमारे जीवन को एक पटरी पर लेकर के जाना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप नहीं कहेंगे कि सर अब भी तो परीक्षा हुई और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको पढ़ने का एक ऐसे तरीका बताने जा रहा हूँ, पढ़ने के एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ से उसको जोड़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ाई भी होती जाएगी। यानी कक्षा 9 से कक्षा 10 में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कक्षा 9 का जो कंटेंट था वही कंटेंट कक्षा 10 में आपकी मदद कर रहा है। अब आप फिर कहेंगे कि सर परीक्षा हो गई, कक्षा 9 तो हम भूल गए। तो डोंट वरी, एक बार अपन कक्षा 9 को रिवाइज़ करेंगे। ना केवल कक्षा 9 को रिवाइज़ करेंगे बल्कि इस वीडियो के एंड में हम 6वीं, 7वीं और 8वीं के कंटेंट भी देखेंगे। तो मैं आपको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के 4 विषय, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास, इन चारों को कैसे पढ़ना है इसके बारे में धीरे धीरे करके मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले भूगोल विषय से शुरुआत कैसे करें। कक्षा 10 में भूगोल की शुरुआत हम कैसे करें इसको अपन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 का हमारा भूगोल अब आप पढ़ेंगे। शुरुआत कैसे करें विद मनीष सर। अप्रैल का जो ये महीना है, इस महीने से आपका नया सत्र शुरू हो जाता है। अब इस नए सत्र में सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि सारे विषयों के लगभग एक एक यूनिट पूरी मान ली जाती है कि ऐसा करना है। ये आपके स्कूल का जो कैलेंडर जारी होता है डीपीआई के द्वारा, उसमें दिया होता है कि सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, गणित, तो सबकी एक एक यूनिट लगभग अप्रैल माह में पूरी कर ली जाती है। और फिर जब जून से शुरू होता है हमारा जो सेशन है, लगभग 17 या 18 जून से आपका शुरू होता है। अपन मान लें जून में ना भी हम पढ़ पाएँ, लेकिन स्कूल कैलेंडर में तो जून की एक यूनिट दी होती है और जुलाई से आपका स्कूल पूरे रिदम से आ जाता है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो नया सत्र है उसमें आपकी नई कक्षा 10 है, उसको पढ़ने का थोड़ा सा अपना अंदाज़ अब बदल दो, क्योंकि ये आगाज़ नया है और उसका ये भाग पहला है। चलिए देखते हैं भूगोल विषय को हमें कैसे पढ़ना है। ये आपका कंटेंट है, ये आपका भूगोल का कंटेंट है। कक्षा 9 में आप लोगों ने कुल 6 अध्याय पढ़े हैं और कक्षा 10 में आपको कुल 7 अध्याय पढ़ना है।
यानी कक्षा 6 से जो आपने ज्योग्राफी की जर्नी शुरू की थी, जो यात्रा शुरू की थी, वही यात्रा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है चलिए देखते हैं इसको आगे। सबसे पहले कक्षा 9 के ये जो 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्याय में हमको हमारे देश भारत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब इसकी तुलना हम हमारे घर से करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोग अपने घर का एक नक्शा बनाइए। आप लोग अपने घर को तो देखते ही होंगे। कक्षा 9 में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसकी तुलना हम हमारे घर से करें कि आकार और स्थिति पहला पाठ है, तो हम देखें कि हमारा घर कितना बड़ा है, स्थिति यानी उसका एड्रेस क्या है। बस इसी तरह से हम इस अध्याय को समझेंगे। तो चलिए एक एक अध्याय को हम जानते हैं और समझते हैं कि कौन से अध्याय को हम कैसे सरल तरीके से समझ सकते हैं। आइए, कक्षा 9 हमारा भारत हमारा घर। यह आपको प्यारा से घर का सुंदर सा चित्र दिख रहा है। यहाँ पर पहला पाठ है हमारा आकार और स्थिति, यानी ये चित्र आ गया आपका। आकार और स्थिति की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको विश्व का ग्लोब दिखाई दे रहा है। ये गोलाकार ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब में ये आपको दिख रहा है भारत, यानी भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का आकार कैसा है? लगभग अगर अपन देखते हैं तो ये वर्गाकार जैसा निकल कर आता है। और स्थिति की बात करते हैं तो यह है कहाँ स्थित है, यानी भारत का एड्रेस क्या है, भारत का पता क्या है, यह बताता है। अर्थात 9वीं का जो पहला पाठ है जिसको अपन ने पढ़ा है उसकी तुलना अपने अपने घर से कर ली। जैसे हमारे घर की सही पहचान हमारे घर के पते से होती है, ठीक वैसे ही भारत की स्थिति और आकार जो है वह ग्लोब और मानचित्र से निर्धारित होती है। इसके लिए आप एक गतिविधि अब करके देख सकते हैं, या कक्षा 8 वाले विद्यार्थी जो अभी 8वीं पास होकर 9वीं में आ गए हैं वो भी वीडियो को ज़रूर देखें इसको, क्योंकि आपको एक बार में कक्षा 9वीं की ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एट ए ग्लांस आप एक बार में दिमाग में उतार लेंगे कि आप कक्षा 9वीं में भूगोल में क्या पढ़ने जा रहे हैं। और 9वीं वाले बच्चे इस वीडियो को इसलिए देखें कि आपने क्या पढ़ा है और 10वीं में क्या पढ़ेंगे। चलिए इसकी एक गतिविधि आप करके देखिए कि विद्यार्थी अपने घर का पता लिखो, अपना एड्रेस लिखो और उसमें बताओ कि आप किस स्थान पर रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में रहते हैं, किस दिशा में रहते हैं, और फिर उसके बाद में भारत के एड्रेस की तुलना अक्षांश और देशांतर रेखाओं से करते हुए समझें। मान लो आप घर में हैं और अचानक फ़ोन आता है कि हमें आपके घर आना है भाई साहब, तो आप क्या करते हैं? आप जो है बताते हैं कि स्टेशन रोड पे सीधे चले आइए, एक मेडिकल की दुकान मिलेगी। मेडिकल की दुकान पर आप अगर गाड़ी से हैं तो अंदर गली में आ जाइए, एक मंदिर मिलेगा, मंदिर से आप राइट टर्न लीजिए और आप सीधे आगे बढ़ते आएंगे तो वहाँ आपको मैं खड़ा हुआ मिल जाऊँगा, वही मेरा घर है। अब यही स्थिति मान लो कुछ ऐसी हो जाती है कि आप अंतरिक्ष में हो और आपके साथ में फ्रांस के, जर्मनी के, रूस के लोग बैठे हुए हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, और वो पूछ लेता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप बताएंगे ना कि हम भारत के रहने वाले हैं। अब भारत के आप रहने वाले तो आप अपना एड्रेस कैसे बताएंगे? दुनिया के नक्शे पर, विश्व के ग्लोब पर भारत कहाँ है? लिख देंगे पाकिस्तान के बाजू में, श्रीलंका के ऊपर, बांग्लादेश के बाजू में। ऐसा लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको एड्रेस देना पड़ेगा, एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा, और वो एग्जैक्ट एड्रेस निकलता है अक्षांश रेखाओं से, देशांतर रेखाओं से। उससे पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं। अब आप कहेंगे सर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ हैं? तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6वीं की भूगोल की किताब का अध्याय 2 उठाइए, उसमें दिया हुआ है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। बिल्कुल आपको वही मैं बताने जा रहा हूं कि 6वीं से लेके 12वीं तक और उसके बाद कॉलेज में भी आप जो पढ़ेंगे पिछले कंटेंट को ही आप आगे लेकर के जा रहे हैं। ये सोचने की भूल मत करना कि 6वीं पढ़ ली, परीक्षा हो गई, 6वीं को अब भूल जाओ। 7वीं पढ़ ली, परीक्षा हो गई, 7वीं भूल जाओ। नेवर। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये सारे कंटेंट आपको आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। चलिए खैर, इस पे चर्चा अपन पाठ के दौरान थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। अगला अध्याय देखते हैं कि वो हमारे घर से कैसे जुड़ा हुआ है। अगला अध्याय है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप मतलब ये। अब आप अपने घर के कमरों की तुलना कर लो। आप
आपके घर में अलग अलग कमरे हैं, रसोई है, शौचालय है, बैठक है, छत है, आंगन है। बस ऐसे ही भारत का घर है, पूरा भारत एक घर है जिसमें पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, मरुस्थल है, तटीय प्रदेश है। इसके लिए आप क्या करो, आप अपने घर का नक्शा बनाओ, यानी अपने सपनों के घर का एक नक्शा बना लो कि जब आप पढ़ चुके होगे, आपका कैरियर बन जाएगा, आप अच्छी नौकरी में होगे, तब आप कैसा घर बनवाना पसंद करोगे, वैसा घर बनाओ और उसमें अलग अलग कमरों को चिन्हित करो। और इसके बाद आप इस वाले मानचित्र से, ये जो दिख रहा है ना आपको, पर्वतीय क्षेत्र, मैदान, मरुस्थल, पठार, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, इनसे आप तुलना करो कि ये भौतिक भाग आपके घर के किन हिस्सों से मैच करते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम देखेंगे अगला अध्याय, अपवाह। अपवाह मतलब नदियाँ, किस तरह से हमारे देश का अपवाह तंत्र काम करता है। इसकी तुलना आप अपने घर के ड्रेनेज सिस्टम से कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नालियाँ जो निकलती हैं, कि आपके घर में वॉशरूम से नाली निकली, वॉशरूम की छोटी सी नाली जाके आपके घर की किसी बड़े पाइप में मिलती है, फिर वो बड़ा पाइप जाके बड़ी नाली में मिलती है, बड़ी नाली बड़े नाले में जाके मिल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये एक ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। ठीक इसी तरह से भारत की नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियां हैं, कि एक नदी यहाँ से निकलती है, फिर उसकी सहायक नदी यहाँ से निकलती है, वो आके यहाँ मिल जाती है, फिर उस सहायक नदी की सहायक नदी, फिर सहायक नदी की सहायक नदी होती है। और इस तरह से ये पूरा सिस्टम जो है एक अपवाह द्रोणी कहलाता है। जैसे यदि आप उज्जैन में बहने वाली क्षिप्रा नदी की बात करें, तो क्षिप्रा नदी जो है वह किस अपवाह द्रोणी का हिस्सा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल काकरीबरडी की पहाड़ी है, वहाँ से क्षिप्रा नदी आगे बढ़ी और जाकर बेतवा में जाके मिल गई। बेतवा नदी जाकर मिली यमुना नदी से और यमुना नदी का संगम हुआ गंगा नदी से। यानी अल्टीमेटली अंतिम रूप से क्षिप्रा नदी गंगा नदी में जाकर के विसर्जित हुई, यानी क्षिप्रा का जल गंगा नदी के पानी में मिला। इसका मतलब क्षिप्रा नदी जो है वह गंगा नदी की अपवाह द्रोणी से संबद्ध है, अपवाह द्रोणी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आपको समझना होगा, इस तरह से आपको जानना होगा। आपके घर के पड़ोस में जो नाला बह रहा है ना, वो नाला किस अपवाह द्रोणी का हिस्सा है, आपको ये पता लगाना है। जब आप इस तरह से पढ़ने लगोगे कि आपकी घर की नाली जो है वो किस अपवाह द्रोणी से जुड़ रही होगी, भाई फनी तरीके से हम देख सकते हैं ना। बस पढ़ने का ये तरीका अगर आपने अपना लिया तो फिर आप ये मान के चलिए कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, पीसीएस की तैयारी करेंगे, किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब फिर आपके दिमाग में उस समय ये समझने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब हमारी एनसीईआरटी की किताब को कैसे पढ़ें, अब हम ये अपवाह तंत्र को कैसे समझें। आपको इस तरह से पढ़ाई करना है। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ इस सत्र से कि स्कूल एजुकेशन के टाइम से ही हम थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग लेके चलें। हमारी सरकारें 21वीं सदी के 12 कौशल की बात कर रही है, जिसमें पहला कौशल आता क्रिटिकल थिंकिंग और फिर उसको क्रिएटिविटी में बदलना। अब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी, जब आपका टीचर बताएगा कि आपको ऐसे पढ़ना है, तब आप उसको क्रिटिकली सोचोगे। अब आप सोचना शुरू कर दीजिए, अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपके पड़ोस में जो नाला बह रहा है वह किस बड़ी नदी के माध्यम से अंतिम रूप से बड़ी नदी में जाके मिलता है, इसी को कहते हैं अपवाह द्रोणी। और फिर जल विभाजक वगैरह आप लोगों ने 9वीं में देख ही चुके हैं, 8वीं वाले आकर देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा आता है अपवाह तंत्र के बाद में जलवायु। जलवायु का मतलब कि मौसम का एक लंबे समय तक एक जैसा बने रहना, यानी इसकी तुलना हम हमारे घर के मौसम नियंत्रण से कर सकते हैं। घर में थोड़ी सी गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो कूलर चलाते हैं, और गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं। यानी जिस कमरे में एसी लगा है वो हो गया हमारा जम्मू कश्मीर का जलवायु, जिस कमरे में पंखा चल रहा है यानी वो हो गया हमारा गुजरात की जलवायु, जिस कमरे में कूलर चल रहा है इसका मतलब वो हो गया हमारा पंजाब और हरियाणा के आसपास का, थोड़ा सा ऊपर हरिद्वार तरफ पहुंच गए हम। हीटर चल रहा है मतलब राजस्थान की जलवायु हो गई है। तो इस तरह से आप अपने कमरों के तापमान को अलग अलग देखिए और फिर तुलना भारत के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों से कीजिए कि यहाँ के मौसम जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कैसे हैं। तो आप इस तरह से भारत की जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं। फिर 9वीं में आपने अगला पाठ पढ़ा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी मतलब घर में आपने तुलसी का पौधा लगाया है,
फूल लगाए हुए हैं। तो ठीक ऐसे ही भारत में भाई आपका घर छोटा है तो आपके घर में कम पौधे लगे हैं। भारत इतना विशाल, इतना बड़ा देश है, यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हैं। आपके घर में 2-4 जानवर पले होंगे, इसके अलावा चूहे, छिपकली, छछूंदर और मकड़ी वकड़ी आपके यहाँ पाई जाती हैं। तो ये जैव विविधता को दर्शाने लगता है। तो इसकी तुलना भारत से आप करके देख सकते हैं। यानी आप अपने घर में पाए जाने वाले पौधों और पालतू जानवरों की सूची बनाओ और उसकी तुलना अपने भारत में पाए जाने वाले जंगलों और जीव जंतुओं से करके देख सकते हैं। इस तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कक्षा 9 का अंतिम चैप्टर आता है जनसंख्या। अब आपके दिमाग के ताले खुलना चाहिए, अब आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए। जैसे ही हमने भारत के जनसंख्या के बारे में आखिरी अध्याय निकाल के लाए, आपकी दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। क्यों भैया? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे आकार, स्थिति, जल तंत्र, अपवाय तंत्र, वनस्पति, प्राणी, और ये मनुष्य बीच में कहाँ से आ गया? यानी हम भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में नाम ही है भूधन गोल, यानी वह धरती जो गोल है और उसमें क्या क्या जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी नेचुरली ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भैया एक बात बताओ, आप पेड़ पौधे ईश्वर ने बनाए, जीव जंतु ईश्वर ने बनाए, तो हम मनुष्यों को क्या लैब में तैयार किया है? क्या हम किसी पेड़ पर लटके मिले हैं? हमको भी तो ईश्वर ने बनाया है, हम भी तो उसी भूगोल का हिस्सा हैं, तो हमको भी तो भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा ना। जी हाँ, आप वन्य जीव पढ़ोगे, आप पालतू पशु पढ़ोगे, हम मनुष्यों को नहीं पढ़ोगे जिनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं। बिल्कुल, मनुष्यों का अध्ययन, मानव का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल के रूप में पढ़ा जाता है, मानव भूगोल के रूप में किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो भौतिक भूगोल है, जो भी आप देख रहे हैं, आकार, स्थिति और प्राकृतिक, वनस्पति, भौतिक स्वरूप, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन मनुष्य कर रहा है। यानी ये भौतिक भूगोल मानव भूगोल को, यानी मानव को कैसे प्रभावित करता है और मानव भौतिक भूगोल को प्रभावित करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन ही तो हम कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे हैं। कक्षा 9वीं में हमने जाना कि भौतिक भूगोल में क्या क्या है, और आखिरी चैप्टर जनसंख्या लाके हमारे जो पाठ्यक्रम निर्धारण करता है, उन्होंने बता दिया हमको कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि ये जनसंख्या दिख रही है और ये सारी चीज़ें जनसंख्या को भी निर्धारित कर रही हैं। पहाड़ों पर जनसंख्या कम मिलेगी, रेगिस्तान में जनसंख्या कम मिलेगी, नदियाँ जहाँ अच्छी हैं, मैदान जहाँ अच्छे हैं, वहाँ जनसंख्या अच्छी मिलेगी। तो भूगोल ने, जो भौतिक भूगोल है, उसने मानव भूगोल को प्रभावित किया और मानव भूगोल ने भौतिक भूगोल को प्रभावित किया, और इसीलिए हम इसको सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का संबंध आपकी कक्षा के अनुरूप कैसा है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच संबंध क्या है? जब हम जनसंख्या का आखिरी पाठ पढ़ते हैं तब आप देख सकते हैं, आप अपने घर के सदस्यों की गिनती कीजिए कि उनकी संख्या कितनी है और उनकी शिक्षा कितनी है। जब एक साथ होते हैं किसी कमरे में तब इकट्ठे लोग कितने होते हैं, भोजन के समय कितने लोग एक साथ भोजन करते हैं, कोई अकेला करता हुआ, कभी 10 लोग मिलकर करते होंगे, तो वो जनघनत्व की स्थिति हो जाती है। जब बहुत सारे लोग, मान लो एक ही कमरा है, जब 12 लोग इस कमरे में बैठ के एक साथ खाते होंगे तो घनत्व बढ़ गया। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती केवल 2 ही लोग खा रहे हैं, यानी उस कमरे का घनत्व कम हो गया। यही कहलाता है जनसंख्या घनत्व। अब ये जनसंख्या घनत्व किस आधार पर तय हुआ? जब कोई त्यौहार आया तो 12 लोग इकट्ठे आ गए, और जब त्यौहार चला गया तो केवल 2 लोग जो रोज़ खाना खा रहे थे वो बैठ के खाना खा रहे हैं। इसी तरह से इसको प्रभावित किया रीति रिवाज ने। तो भारत की जनसंख्या के वितरण को हमने देखा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात कर लें या अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पर जनसंख्या कम दिखाई देती है। राजस्थान की बात करें, यहाँ जनसंख्या कम दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए योग्य अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। और जहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जहाँ वह बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, जैसे उत्तर का मैदान, उत्तर प्रदेश। तो कक्षा 9 में हमने भौतिक भूगोल को समझा और इसमें हमने पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों का अध्ययन किया। जबकि जब हम अंतिम अध्याय में पहुँचे तब हमने देखा जनसंख्या, जो कि मानव भूगोल का हिस्सा था। इसका मतलब हम शुरू के 5 अध्याय हमने पढ़े भौतिक भूगोल के, और अंतिम यानी कि जो 6वां अध्याय था, ये था हमारा मानव भूगोल का। लेकिन जब हम 10वीं क्लास में जाते हैं तब यह किताब पूरी तरीके से मानव भूगोल के बारे में दी है। यानी वे प्राकृतिक संसाधन जिनको हमने कक्षा 7 में, कक्षा 9 में पढ़ा, उनका उपयोग मनुष्य किस तरह से कर रहा है
उसको देखेंगे, यानी प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय गतिविधियों के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाएगा। कुछ इस तरह से चलिए देखते हैं अपन। भूगोल जो ये विषय है ये आपको कक्षा 6 से लेकर के 12 तक लगभग 2 भागों में दिया गया है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के रूप में। यानी सबसे पहले हम भौतिक भूगोल को देखते हैं और फिर देखते हैं मानव भूगोल को। अब यहाँ पर जो कक्षा 6 है ये कॉमन क्लास है, इसमें भूगोल की समझ पैदा करने वाले कंटेंट दिए गए हैं। यानी कक्षा 6 का जो कंटेंट है यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं किया तो इन गर्मियों की छुट्टियों में आपको 6वीं पढ़ने की ज़रूरत है। कक्षा 6वीं का कंटेंट क्यों ज़रूरी है इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। भौतिक भूगोल में आप कक्षा 7वीं में देखेंगे, 9वीं में और 11वीं में। और इसी भौतिक भूगोल की जब मानव अपने लिए उपयोग करता है तो मानव भूगोल में यानी भौतिक भूगोल के जो तत्व हैं वो संसाधन के रूप में मनुष्य की ज़रूरतें पूरी करते हैं, तब वो कहलाता है मानव भूगोल का हिस्सा। कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 में हम उसको देखेंगे। कंटेंट थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेड होता जाएगा क्लास वाइज। चलिए आगे देखते हैं अपन इसमें कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में संबंध कैसे दिखाई पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आप देखिए भूमि, जल, यानी भूमि और जल है तो वहाँ क्या होगा, खेती भी अच्छी होगी, और साथ में अगर खनिज और मिल गया तो उद्योग अच्छे होंगे। और वहाँ पर अगर जंगल अच्छे हैं तो निश्चित रूप से मकान बनाने के लिए लकड़ी मिल जाएगी तो आवास की स्थापना हो जाएगी। और उनमें भी जलवायु अनुकूल हो गई, बढ़िया पानी वानी अच्छा मिलने लगा, मौसम बढ़िया है, तो मनुष्य को रहने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाएगा। यानी भूगोल ने ये निर्धारित किया कि मनुष्य कहाँ आकर बसे, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या आज भी देख लो अपन नदियों के किनारे लोगों ने निवास बनाए हैं। दूसरा देखते हैं अपन जलवायु और जनसंख्या वितरण। तापमान अधिक होगा, जनसंख्या कम होगी। बारिश बहुत अधिक होगी, मेघालय जाइए आप, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जनसंख्या कम है। जल स्रोतों की उपलब्धता नहीं होगी, राजस्थान में पानी के स्रोत नहीं है, जनसंख्या कम होगी। मतलब ये जो जलवायु के तत्व हैं ये जनसंख्या की घनत्व को निर्धारित करते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में अधिक जनसंख्या है, थार के मरुस्थल में कम जनसंख्या है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या इसकी कम है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान से भी और मध्य प्रदेश से भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा का मैदान है यह उपजाऊ है, यहाँ पर नदी अच्छी बहती हैं, पानी अच्छा मिलता है, खेती के लिए पर्याप्त अवसर हैं और जलवायु अच्छी है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक है। तीसरा फैक्टर भौतिक संरचनाएं, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, ये सारे परिवहन और व्यापार को प्रभावित करते हैं। यानी भारत जो है हम देखते 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। इसका मतलब कि भारत का विदेशी व्यापार समृद्ध है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में बंदरगाह होते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों से हमारा आना जाना उतना नहीं हो पाता। ऐसे क्षेत्रों में व्यापार या अन्य सुविधाओं की स्थिति कमज़ोर रहती है बनिस्बत नदियों या समुद्री क्षेत्रों के। अगला देखते हैं अपन प्राकृतिक आपदाएं। अब जहाँ भूकंप आता हो, बाढ़ हो, सूखा की स्थिति हो, वहाँ लोग जाके क्यों रहेंगे भाई? जहाँ लगातार भूकंप आ रहे हैं, जहाँ खूब बाढ़ें आ रही हैं, जहाँ सूखे पड़ रहे हैं बार बार, ये प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के समाज को प्रभावित करती हैं। अब इनके प्रभाव को कम करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। ये तो प्राकृतिक आपदाएं हो गई जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे आप लोगों ने अभी कक्षा 9 में पढ़ा है आधुनिक विश्व के चरवाहे वाले अध्याय में कि जो चरवाहे हैं वे जब पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती थी इनमें तब नीचे उतर आते थे, और जैसे ही थोड़ी सी यहाँ पर गर्मी बढ़ी तो नीचे गर्मी जैसे ही आती थी और यहाँ बारिश का मौसम आता था तो वो फिर से ऊपर पहुँच जाते थे। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी मनुष्यों ने अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको निर्धारित की हैं। आगे देखते हैं पर्यावरणीय संतुलन और मानव क्रियाएं। अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी तक जिस भौतिक वातावरण के कारण मनुष्य ने अपना आवास बनाया, मनुष्य ने अपना जीवन संचालित किया, उस मनुष्य की गतिविधियों ने पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचाना शुरू किया है। जंगलों की कटाई करने लगा मनुष्य,
औद्योगिकरण शुरू हुआ तो शहरीकरण हो गया। इसकी वजह से पर्यावरण में बदलाव आने लगे। बदलाव इतने आए कि जलवायु तक बदलने लगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आने लगी, भूतापीय की समस्या आने लगी। अब तो ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं हो रही है, अब तो बात हो रही है ग्लोबल फायरिंग की, यानी अब गर्म नहीं हो रहा है, अब जल रही है पृथ्वी। और इसका कारण मनुष्य की क्रियाएं हैं। इसी क्रियाओं का अध्ययन हम करेंगे कक्षा 10 में, कि ये जो पूरा प्राकृतिक या भौतिक वातावरण, भौतिक पर्यावरण है, इसको मनुष्य ने अपनी क्रियाओं से निपटा डाला है। अब इसको कैसे हम संरक्षित करेंगे, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम क्लास 10th में। यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं। मानव अपनी गतिविधियों से भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि मनुष्य और प्रकृति के बीच में उचित सामंजस्य बन सके। इसके लिए आप एक गतिविधि लिखिए, अपने अपने घरों में संसाधनों की सूची बनाइए, उनके उपयोग की सूची बनाइए और ये पता लगाइए कि ये प्राकृतिक संसाधन कहाँ से आते हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अभी परीक्षाएं समाप्त हुई और मनीष सर फिर से पढ़ाई कराने लगे। तो मैं आपको ये कंटेंट इसलिए लेकर आया हूँ कि आप लोग जाइए, ट्रेन में जाइए ना बैठ के खूब, लेकिन ट्रेन में बैठ के जब जाएँ तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि पहली ट्रेन कब चली थी और किन परिस्थितियों में चली थी, और पहली ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच में ही क्यों चली थी, उस ट्रेन को जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चलाया पहली बार। ये सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। इसलिए इस कंटेंट को बनाया हूं कि भैया कक्षा 10वीं की शुरुआत कैसे करें। केवल 10वीं नहीं, 9वीं वाले बच्चे भी अब पढ़ाई का नज़रिया बदलें, क्वेश्चन सीखें। आप लोग होमवर्क के नाम से तो परिचित होंगे ना, आपके टीचर देते होंगे। यदि आपका टीचर आपको होमवर्क में 3 सवाल दे रहा है तो आप टीचर को 6 सवाल दीजिए। पूछिए ना उससे सवाल कि धरती गोल ही क्यों है, पूछिए ना कि चंद्रमा रात को ही क्यों चमकता है, पूछिए ना। पूछेंगे, कहते हैं ना वो गूगल का विज्ञापन आता है, बात करने से बात बनती है। आप जाइए, मामा के घर जाइए, शादियों में जाइए और शादियों में रीति रिवाजों को गौर से देखिए और पता लगाइए कि इस रिवाज के पीछे का कारण क्या है, इस रिवाज का महत्व क्या है। जब आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएंगे, अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए, फिर आप एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। ये मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो है आने वाले 4, 5, 6 साल जो हैं, यानी 4 साल स्कूल एजुकेशन के और 3, 4 साल कॉलेज एजुकेशन के, इस तरह से अगर आपने पढ़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चलिए खैर, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10th का सिलेबस क्या है, जिसके लिए हमने ये वाली सीरीज शुरू की है। कक्षा 10वीं का पहला अध्याय है संसाधन और विकास। अब संसाधन और विकास, संसाधन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, 8वीं में पढ़ा है, इसको याद रखना। अभी आगे बताऊंगा मैं कि आपने कब पढ़ा है। ये जो है संसाधन और विकास के अंतर्गत घर में उपयोग होने वाले जितने भी साधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, पानी, गैस, बिजली, भोजन, बनाओ इनकी सूची। सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोने के समय तक और सोते हुए भी हम किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वे सारी चीज़ें हमारे उपयोग की हैं, यानी वे हमारी आवश्यकता पूरी कर रही हैं, यानी वे संसाधन हैं। अब उन संसाधनों का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, क्या वे संसाधन हमारे उपयोग करने के साथ ही निपट गए, खत्म होते जा रहे हैं, या बच के रहेंगे, और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो हम उनको बचाने के लिए क्या करेंगे। यानी वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक भौतिक जो भूगोल है, भौतिक जो वातावरण है, उस वातावरण का हमने अपनी क्रियाओं के द्वारा उपयोग करके नष्ट करने का प्रयास किया है, और प्रयास नहीं भी किया तो अपने आप हमारी क्रियाओं से नष्ट हो गए हैं। तो उनको बचाने का अध्ययन हम 10वीं में करेंगे, चाहे वह संसाधन हो। यानी पहले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, भूमि और मृदा संसाधन के बारे में। ये जो संसाधन और विकास वाला ये पहला अध्याय है, इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भूमि संसाधन और दूसरा पढ़ेंगे मृदा संसाधन। इन दोनों संसाधनों का मनुष्य कैसे उपयोग करता है अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, और इससे फिर इनको क्या दिक्कतें होती दोनों संसाधनों को, फिर इनको बचाने के लिए क्या किया जाएगा, ये पहले अध्याय में पढ़ेंगे हम। इसके बाद दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन ये मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी हैं, जंगलों से हमारे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वन्य जीव हमारे लिए कैसे मदद करते हैं, इनके बारे में आप अपने घर से अंदाज़ा लगाइए कि घर के बगीचे या पालतू पशु, इनका उपयोग आप कैसे करते हैं।
और इसी तरह से वन्य जीवों के साथ में आप तुलना कीजिए। घर में आपका पालतू कुत्ता बीमार हो जाता है तो आप उसकी सुरक्षा संरक्षा के लिए क्या करते हैं। ठीक ऐसे ही राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण से अपन उसकी तुलना कर सकते हैं। तो जंगल और जंगली जानवर मनुष्यों की कैसे मदद करते हैं। जब इनकी प्रजातियां नष्ट होती हैं, ये धरती से विलुप्त होते हैं, तब उससे मानव जीवन पर क्या संकट आते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय में। फिर आता है जल संसाधन। जल संसाधन इसका अपन ने पहले कहाँ पढ़ा है, कक्षा 9 में हमने पढ़ा है इसको अपवाह के नाम से। अपवाह तंत्र, अपवाह से हमको क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है, पानी मिल रहा है। अब ये पानी किसके काम में आ रहा है, मनुष्य के काम में आ रहा है। यानी जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति ये पानी कर रहा है तो ये जल कहला रहा है। अब कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ये पानी, हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के चलते पानी का भयंकर उपयोग कर रहे हों, और जब भयंकर ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो जल की कमी की स्थिति निर्मित हो रही है। तब हम क्या उपाय करेंगे पानी की सुरक्षा के लिए, ये हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, जल संसाधन वाले अध्याय में। इसके बाद हमारा अगला अध्याय आता है कृषि, 10वीं में चौथा अध्याय। कृषि मतलब खेती। खेती का मतलब क्या हुआ, अब ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन ने भूमि मृदा देखा, यहाँ जंगली जानवर देखे, यहाँ पानी देखा, कक्षा 9वीं में हमने जलवायु देखा। अगर जलवायु अनुकूल नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो किस जलवायु में कौन सी खेती होती है इसके बारे में हम देखेंगे। आप अपने घर में सूची बनाओ एक अनाज की, सब्जियों की, और जैसे मान लो आपने सूची बनाया अनाज का, गेहूं की सबसे ऊपर रखा आपने गेहूं, या रखा आपने चावल। अब पता लगाओ कि चावल जो है कब उगाया जाता है, गेहूं कब उगाया जाता है, कौन से महीने में उगाते हैं, कौन से में काटते हैं, ये उसी महीने में क्यों उगाते हैं, उसी में क्यों काटते हैं। चावल को गर्मियों में क्यों नहीं उगा पाते। सब्जियां जो है वे कहाँ से आई भारत में, शकरकंद भारत में पहले कहाँ से आया, टमाटर कहाँ से आया, ये सब चीज़ें हम 10वीं में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर 5वां हमारे पास आएगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हालांकि आपकी परीक्षा में कक्षा 10वीं में इस अध्याय से केवल मानचित्र पूछा जाएगा, लेकिन जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तब तो आपसे पूछेंगे ना कि भारत में कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, कहाँ कोयला मिलता है, कहाँ लोहा मिलता है, कहाँ बिजली मिलती है, कहाँ गैस मिलती है, कहाँ पेट्रोल मिलता है, इन ऊर्जा संरक्षण, इन ऊर्जा स्रोतों का कितना उपयोग हो रहा है, कहाँ नष्ट हो रहे हैं, इनसे क्या नुकसान हो रहे हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार गर्मी की छुट्टियों में आप इसको देख लीजिएगा, भले आपकी परीक्षा मानचित्र आ रहा हो इसको। अगला पार्ट रहेगा विनिर्माण उद्योग का। विनिर्माण उद्योग यानी कि कच्चे माल से किसी कीमती उत्पाद को बनाना। जैसे गेहूं से आटा बना लिया हमने, जैसे गन्ना से शक्कर बना ली, कपास से कपड़े बना लिए, लोहे से बड़ी बड़ी मशीनें बना ली। तो इस तरह से आप अपने घर की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनकी सूची बनाओ और उनको देख के सोचो कि ट्यूबलाइट कहाँ से बनी, ये बिस्तर कहाँ से बना, ये पेन कहाँ से बना, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारा ब्लैक बोर्ड, हमारा वाइट बोर्ड, ये कहाँ से बन के आ रहे हैं, कैसे बन के आ रहे हैं। अब फिर इसके बाद ये अंदाज़ा लगाओ कि उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता होगा। तो जैसे कृषि से जो कच्चा माल मिलता है उनसे कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं, जंगलों से जो कच्चा माल मिलता है उनसे कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं, और खनिज जहाँ जहाँ से मिलते हैं खनन करते हुए हमको अयस्कों के रूप में बॉक्साइट से, हेमेटाइट से, लिग्नाइट से, सिडेराइट से, ये जो अयस्क आते हैं इनसे कौन से उद्योग चलते हैं। तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तब हम आते हैं विनिर्माण उद्योग में कक्षा 10 में। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अंतिम अध्याय में जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब आप कल्पना कीजिए, आपने खेती कर ली और खेती करने के बाद में आपने गेहूं के बोरे भर भर के खेतों में रख लिए। आपने खेती कर ली, आपने फैक्ट्री में उत्पादन कर लिया, ढेर सारे कपड़े बना लिए और उनके गट्ठे बना बना के रख लिए। ये जो है क्या अपने आप पैदल चल के ग्राहक के पास चले जाएंगे? जी नहीं, इनके लिए ज़रूरत होगी परिवहन के साधनों की। यानी जब तक परिवहन और संचार के साधन नहीं होंगे ये सारी उपज, सारे उत्पादन आपके बेकार हैं। इसीलिए परिवहन और संचार के साधनों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है। तो कक्षा 10वीं में हम देखेंगे कि कितने प्रकार की परिवहन के साधन हैं, जल परिवहन, थल परिवहन, वायु परिवहन, संचार के साधन कौन कौन से हैं, इंटरनेट क्या है, पर्यटन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अंतिम अध्याय में देखेंगे। और इस तरह से हमारा 10वीं का भूगोल समाप्त हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष सर ने 15-20 मिनट में 10वीं के भूगोल की कहानी निपटा दी, अब साल भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, ये मैंने आपको गर्मी की छुट्टियों का एक तरह से होमवर्क बताया है कि पढ़ने का तरीका क्या होगा।
कक्षा 9वीं में या कक्षा 7वीं में जिन आपने भौतिक चीज़ों को, जो प्राकृतिक चीज़ों को देखा, वो मनुष्य का उपयोग कर में आ रही हैं। अब मनुष्य के उपयोग में जब वो आ रही हैं तो उनका नुकसान भी तो हो रहा है ना, और उनका नुकसान होने के कारण ये हो रहा है कि अब आने वाली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पा रही। जैसे जब मैं छोटा था तो गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी के घर जाता था तो नदियों में खूब नहाया करता था। सुबह 10 बजे जाते थे तो शाम को 3 बजे लौट के आते थे नहा के। आज मेरे बच्चे मेरी नानी के गांव जाते हैं तो वहां पर नदी में रेत के अलावा कुछ नहीं मिलती, और रेत भी नहीं है अब तो, रेत भी हम लोगों ने उपयोग कर डाली। तो यही तो है कि मनुष्य ने अपने संसाधनों को उपयोग किया तो उनको खराब भी किया, और आने वाली पीढ़ी को नदी में तैरने का मजा हमने खत्म कर दिया। इसको कैसे बचाएं ये हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास में, समझ गए ना आप लोग। तो अब आप अपनी डेली लाइफ में खूब एंजॉय करो, लेकिन कंटेंट्स को समझते हुए। तो अप्रैल के महीने में आपको क्या करना है, पूरे कंटेंट को, एक अध्याय को नहीं, पूरी किताब के कंटेंट को समझना है, और पिछले जो आपने कक्षाओं पढ़ा है उसको भी जोड़ना है। फिर आप देखो पढ़ाई का आनंद एक अलग विजन से आप पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं की बात आई है तो चलिए थोड़ा सा अपन 6वीं 7वीं 8वीं पर भी नज़र डाल ही लें। तो ये तो बात हो गई हमारी भूगोल की 9वीं से 10वीं की तरफ आगे बढ़ने की कहानी। अब इसी को अपन देखते हैं थोड़ा सा एक ब्रॉड कैनवास पर, कि ये जो 9वीं से आप 10वीं में आएंगे तो कहाँ से चीज़ें आएंगी। भाई आकार और स्थिति वाले चैप्टर में आपको बताया गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है। 8 अंश 4 मिनट से लेकर के ये 38 अंश कुछ तक जाता है ये, और इधर पे 62 से 97 तक जाता है ये कुछ। तो ये जो है ये हमको कहाँ से जानकारी मिली है अक्षांशों की, ये मिली कक्षा 6वीं के दूसरे अध्याय से, जिसमें अक्षांश और देशांतर पढ़ा है हमने। जलवायु वाले अध्याय में जब आपसे बात की गई थी जेट स्ट्रीम वगैरह की, तब वो कहाँ से आई थी वो जेट स्ट्रीम की जानकारी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये हमने यहाँ पढ़ा था। अब आप कहेंगे कि दोबारा आपको पढ़ाओ, तो क्यों पढ़ाएगा टीचर भाई, 6वीं क्लास में आपने नहीं पढ़ा है तो यही गर्मी की छुट्टियों में आप एक बार रिवाइज कर लो, आप इसको देख लो। तो मैं इस चैप्टर के माध्यम से यही बताने जा रहा हूँ आपको कि आप जब 10वीं में पढ़ेंगे तो ये जो कंटेंट है आपको कौन सा कंटेंट कहाँ मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपने आकार और स्थिति में भारत की स्थिति कहाँ देखी, ग्लोब पर। हम 6वीं में पृथ्वी की स्थिति कहाँ देख रहे हैं, सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ पर है। अब जब हमको पृथ्वी का एड्रेस मिल गया कि सौर मंडल में ये रही हमारी पृथ्वी इस फलानी जगह पर पॉइंट पर, तब हमने 9वीं में आकर देख लिया कि धरती पर पृथ्वी की स्थिति कहाँ है। अब उसका एड्रेस डिफाइन करना था कि भाई इसका पता कैसे लिखेंगे, तब हमने अध्याय 2 से अक्षांश और देशांतर पढ़ लिया। अब इसके बाद हम भारत के भौतिक स्वरूप पे आ रहे हैं, जलवायु पे आ रहे हैं, तो हमको पृथ्वी की गतियाँ देखनी पड़ रही हैं कि पृथ्वी सूरज के चक्कर कितने दिन में काट रही है, इसमें दिन और रात अगर हो रहे हैं तो वे किस तरह से हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। फिर हमने अध्ययन के लिए मानचित्र तैयार किए। इसके बाद परिमंडल से देखे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, ये हमने देख लिए। और इसके अलावा जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और अजैव मंडल, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखा। और अंतिम अध्याय जो कक्षा 6 का था, हमारा देश भारत, इसको जाकर हम सीधे पढ़ते हैं फिर कक्षा 9 में पहले अध्याय के रूप में, यानी 6 का कनेक्शन 9 से है सीधा सीधा। अब इसके बाद 7वीं में आ जाओ आप। 7वीं में आप पर्यावरण पढ़ रहे हो। पर्यावरण पढ़ रहे हो यानी आपको ये सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, अपवाह मिल रहा है, जलवायु मिल रही है, प्राकृतिक वनस्पति मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कितना लावा है, कितना मैग्मा है, उसके क्रेटर में क्या है, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी हम 7वीं में ले रहे हैं। जल, वायु और रेगिस्तान में हमारा जीवन कैसा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप में। यहाँ पर हम अपवाह में जल को देख रहे हैं, वायु को देख रहे हैं, जल और वायु के समृद्ध स्वरूप में। यानी 7वीं का ये जो 3-4 अध्याय का कंटेंट है, ये 9वीं में जाके मिल रहा है ना हमको। और फिर जब 9वीं में जब हमको मिल रहा है तो 9वीं का ये कंटेंट से हमको पता चला कि भौतिक भूगोल कैसे बना। अब इस जल का, इस वायु का, इस रेगिस्तानी जीवन का उपयोग मनुष्य ने कैसे किया, ये हम 10वीं में पढ़ेंगे। यहाँ आगे 8वीं में आ गए। ये संसाधन 8वीं का सिलेबस सीधा सीधा आपको 10वीं से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। संसाधन यहाँ आ रहा है, यहाँ भी संसाधन है, लेकिन यहाँ संसाधन को हमने बेतरतीब उपयोग किया तो उसके डेवलपमेंट की बात होगी। यहाँ पर भूमि, मृदा, जल, वनस्पति की बात हो रही है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। कृषि की बात हो रही पहली बार 8वीं में, आपके यहाँ पर देखिए ये कृषि की बात 8वीं में पहली बार यहाँ हो रही है। फिर 10वीं में जाके सीधे कृषि की बात होगी।
उद्योगों की बात 8वीं में हो रही है, 10वीं में भी विनिर्माण उद्योग की बात हो रही है। मानव संसाधन की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ 10वीं में जाके जनसंख्या की बात हो रही है। अब ये जो मानव संसाधन है आप इसको 12th में जाके पढ़ेंगे विस्तार रूप में। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा भूगोल का सिलेबस 6वीं से लेकर के 12वीं तक एक के साथ एक कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। यानी आप आगे पाठ पीछे सपाट नहीं कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ये सारी चीज़ें, इनके कंटेंट ऐसा नहीं है कि आगे आगे बढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ। ये सारे कंटेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको अगर पढ़ना हो तो एक बार अपने टीचर से ज़रूर पूछ लो कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो संसाधन, ये हमने पहले कभी पढ़ा है क्या? तो आपको याद दिला देंगे वो, तो आप उस कंटेंट को देख लेंगे। यानी अप्रैल के महीने में आपको यही सर्च करना है, आपको एक नोटबुक बनानी है और उसमें ये तैयार करना है कि 10वीं की क्लास में जो हम भूगोल की ये कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये कंटेंट्स पिछली कक्षाओं में कहाँ कहाँ दिए गए थे। तब आप जब 10वीं में आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार पढ़ेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा और इस तरह से फिर आप पढ़ने का एक नया तरीका डेवलप कर पाएंगे जो आपके आगे काम में आएगा। उस दिन आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मनीष सर, आपने पढ़ने का ये जो तरीका बताया था बड़ा शानदार तरीका था। अगर हम अपने स्कूल में इस तरह की पढ़ाई शुरू कर दें कि हम ट्रेन में बैठते हुए जा रहे हैं और खेत देख के अंदाज़ लगा लें कि यहाँ पर ये सोयाबीन की फसल लगी है, सोयाबीन की फसल को अगर हम बेचने जाते हैं उसकी रोटी क्यों नहीं बनाते? गेहूं की ही रोटी क्यों बनती है? गेहूं की रोटी बनती है तो उसको खाद्यान्न फसल कहते हैं। सोयाबीन की अखाद्य फसल होती है लेकिन उसको वाणिज्यिक या व्यावसायिक फसल कहते हैं। किन फसलों को व्यावसायिक कहेंगे, किन को वाणिज्यिक कहेंगे, किन का रोपण हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख के पढ़िए। तभी कहते हैं सामाजिक विज्ञान लैब के अंदर पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। सामाजिक विज्ञान के लिए पूरी दुनिया लैब है, यानी इसको लैब के बाहर पढ़ा जाता है। और अगर आप लैब के बाहर हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सामाजिक विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। आप विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी नहीं होंगे यदि आप लैब के अंदर जाकर के आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो। और लैब के बाहर आकर अगर आप प्रायोगिक बात नहीं कर रहे हैं, आप व्यवहारिक बातों, आप प्रयोगवादी रवैया नहीं अपना रहे हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान के भी अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको सामाजिक विज्ञान के अच्छे विद्यार्थी बनना है तो अप्रैल महीने में कक्षा 10वीं के सभी विषयों का सिलेबस रिवाइज कीजिए और पिछली कक्षाओं से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो जैसे मैं आपको सामाजिक विज्ञान के कंटेंट से जोड़ रहा हूं, आप भूगोल वाले, आप गणित वाले से, विज्ञान वाले से, हिंदी वाले से, अंग्रेजी वाले से, संस्कृत वाले से, अन्य विषय वालों से बोलिए कि सर आप भी कंटेंट बना के दीजिए। हाँ, आप उनकी मदद कीजिए पुरानी किताबों के साथ में। निश्चित रूप से पढ़ाई का ये जो तरीका बदल जाएगा ना, फिर देखिएगा आप कैसे पढ़ेंगे। ये तो बात भूगोल की हो गई। अगर अपन इतिहास में जाएंगे तो आपको बता दूं कि कक्षा 9वीं अगर पुष्पा 1 है तो कक्षा 10वीं पुष्पा 2, यानी एक ही फिल्म के 2 सीक्वल हैं वो। इसको अगर आपको देखना है तो अगले वीडियो का वेट कीजिए आप, जो कि मैं इतिहास कैसे पढ़ें कक्षा 10वीं का इस पर लेकर आ रहा हूं। लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बतानी है, क्योंकि जितना कंपटीशन आप पैदा करोगे अपनी लाइफ में, आपको चुनौतियां उतनी मिलेंगी, तब आपको जीवन का आनंद आएगा, तब आप सफलता के लिए आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब आप यूपीएससी की, पीसीएस की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाओगे, तब आपको और अच्छे शार्प माइंडसेट के बच्चे मिलेंगे। तो आप अपने आसपास अपने फ्रेंड्स का भी माइंड जो है वो अपग्रेडेड कीजिए कंटेंट शेयर करके, उनको भी अच्छा कंटेंट मिले। मेरे वीडियो के अलावा आपको लगता है कि कोई और आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हो, आप उसके वीडियो भी देखिए, लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद देखिए। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भर भर के कीजिए। प्रेरणा मिलती है अगले वीडियो बनाने की। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं लेकर आ रहा हूं इतिहास का अगला वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि 9वीं से 10वीं की ओर इतिहास कैसे बढ़ता है और 6वीं, 7वीं, 8वीं में हमने क्या पढ़ा है। चलिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।